3 मई 1999 लद्दाख के बटालियन एरिया में 13,000 ऊंचाई पे स्थित एक बर्फीली पहाड़ी पे चाकू की धार से भी तीखी हवाएं चल रही थी और कानों को सुन्न कर देने वाला सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक इसी बर्फीली पहाड़ी की चोटी पे खच खच करके आवाज आने लगती है, मानो जैसे कोई बर्फ में चलने की कोशिश कर रहा हो। देखते ही देखते इस आवाज के पीछे से हाथ में दूरबीन पकड़ा हुआ आदमी दिखाई देने लगता है। दरअसल ये ताशी नमग्याल थे जो अपनी खोई हुई याक को ढूंढते हुए पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गए थे। आज इन्हें इनकी याक तो नहीं मिलती है, मगर जो इनकी दूरबीन में कैद होता है वो भारतीय सेना को पाकिस्तान का शिकार करने के लिए आतुर बना देता है। नमग्याल को दूर एक पहाड़ी पर कुछ रस्सियां लटकती हुई दिखाई देती हैं और ऊपर से नीचे तक काले कपड़ों में करीब 6 लोग बर्फ और पत्थरों को हटाते हुए दिखाई देते हैं। नमग्याल तुरंत समझ जाते हैं कि ये लोग दूसरी तरफ से आए हैं और यहाँ बंकर जैसा कुछ बना रहे हैं। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ वो ये खबर हमारी फौज तक पहुंचा देते हैं। भारतीय फौज भी बिना देरी किए 5 मई को जाट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के नेतृत्व में 6 लोगों की टुकड़ी रवाना कर देती है। लेफ्टिनेंट कालिया और उनके साथी कई घंटों तक उसी पहाड़ी पे जांच करते हैं और जब उन्हें कुछ नजर नहीं आता है और लगने लगता है कि नमग्याल की खबर झूठी है, तभी पहाड़ के एक हिस्से से ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगती हैं। कालिया और उनके साथी तुरंत पत्थरों के पीछे कवर लेते हैं और पाकिस्तानियों पर लोहा बरसाने लगते हैं। कई घंटों की गोलीबारी के बाद कालिया और उनकी टीम का बारूद खत्म होने लगता है और इसी कारण वो नीचे बेस से बैकअप मंगवाते हैं। दुर्भाग्यवश बैकअप आता उससे पहले पाकिस्तानी हमारे फौजियों को घेरकर बंदी बना लेते हैं और पाकिस्तानी अब जो करते हैं वो हर भारतवासी के खून में प्रतिशोध की ज्वाला जला देता है। पाकिस्तानी हमारे इन 6 फौजियों का लगातार 22 दिन तक टॉर्चर करते हैं, जिसमें उनके नाक, कान और होंठ काट देते हैं। हमारे फौजियों की आंखें फोड़ देते हैं और कान में रॉड से छेद कर देते हैं। इन सब के बाद वो हमारे फौजियों को शहीद कर देते हैं। पाकिस्तान को लग रहा था कि उसने बहुत बहादुरी का काम किया है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये भारत के वीर सपूत हैं। हमारे फौजियों की ऐसी हालत से पूरे देश में आक्रोश था, लेकिन एक जाबाज फौजी के सीने में सिर्फ आक्रोश की अग्नि नहीं सुलग रही थी, बल्कि वो उस अग्नि से पूरे पाकिस्तान को खाक करने को तैयार बैठा था। इस जाबाज अफसर का नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे कैप्टन बत्रा अपने साथियों का बदला और देश की गरिमा को बचाने के लिए अकेले ही पाकिस्तानियों की रूह कंपवा देंगे। कैसे वो अपनी बहादुरी से कारगिल वॉर में भारत की जीत पक्की करने का कारण बनेंगे। कैसे बत्रा ने अकेले ही पाकिस्तानी बंकर संभाल लिए थे। इसके साथ हम कारगिल जंग से जुड़ी भी कई खास बातें जानेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विक्रम बत्रा ने पाकिस्तानियों की नाक कारगिल वॉर में रगड़वाई थी। विक्रम बत्रा के हाथों हुई पाकिस्तानियों की हालत को देखने से पहले फटाफट से जानते हैं आखिर पाकिस्तान की वो कौन सी हरकतें थी जिसने कारगिल वॉर को शुरू करवाया था। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत भारत सियाचिन पे अपना झंडा फहरा देता है। उस समय पाकिस्तानी आर्मी का एक अफसर परवेज मुशर्रफ सियाचिन को पाकिस्तान के हाथ से खिसकता देख भारत से अलग ही नफरत करने लगता है। मुशर्रफ हर दिन बदला लेने के लिए मौके ढूंढ रहा होता है। 1998 में नवाज शरीफ उसे आर्मी चीफ बना देता है। नवाज उसको आर्मी चीफ इसलिए बनाता है कि वो सरकार को सपोर्ट करेगा, लेकिन उनको क्या पता कि आगे चलकर वही भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के लिए आस्तीन का सांप बनेगा। जनरल बनने के 2-3 महीने बाद ही सितंबर 1998 में मुशर्रफ और उसके अधिकारी नवाज की नाक तले चोरी छिपे एक ऑपरेशन की तैयारी करने में जुट जाते हैं। दरअसल सर्दियों में कारगिल के आसपास के इलाकों में तापमान 40 डिग्री तक चला जाता है, इसलिए भारतीय सेना इस एरिया से नीचे आ जाती है। मुशर्रफ का प्लान था कि इसी बात का फायदा उठाकर कारगिल के आसपास वाले इलाकों में चुपचाप पाकिस्तानी सैनिकों को तैनात कर दिया जाए। दरअसल इसी इलाके से लेह और कश्मीर को जोड़ने वाला NH1 हाईवे गुजरता है। हाईवे के पास अपने फौजी तैनात करके मुशर्रफ इस हाईवे पर हमला कर सकता है, जिससे भारतीय सेना की लद्दाख से कनेक्टिविटी टूट जाएगी और सियाचिन के साथ पूरे लद्दाख पे ही पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा। अब जनवरी 1999 में
पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों के भेस में एलओसी क्रॉस करके कारगिल एरिया के पहाड़ों में छुपना शुरू कर देती है। सुरक्षा की दृष्टि से तो यह आगे चल के घातक साबित होता ही है, मगर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये 1972 के शिमला एग्रीमेंट का डायरेक्ट ब्रीच था। दरअसल इस एग्रीमेंट के हिसाब से दोनों देशों ने साफ तौर पर फैसला लिया था कि एलओसी को क्रॉस नहीं करेंगे। फरवरी आते आते पाकिस्तानी आर्मी कारगिल में घुसकर वहां की सबसे ऊंची चोटियां जैसे कि टाइगर हिल, तोलोलिंग और उसके पास के पॉइंट्स 5140 और 4875 पर कब्जा करना शुरू कर देती है। आखिर ये पहाड़ हाईवे के सबसे नजदीक जो थे, एक तरफ ये हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए 19 फरवरी 1999 को दिल्ली से लाहौर बस सेवा शुरू करते हैं। इसको नाम दिया जाता है सदाए सरहद, लेकिन भारत को अंदाजा भी नहीं था कि जल्द ही ये दोस्ती का हाथ दुश्मनी में बदलने वाला था। मार्च और अप्रैल तक पाकिस्तानी आर्मी बंकर बनाने के साथ साथ भारी मात्रा में गोला बारूद, मशीन गन सब जमा कर चुके थे। मुशर्रफ को लग रहा था वो पाकिस्तान को 1971 की बेइज्जती वाली हार का बदला दिलवा ही देगा, लेकिन अब जो घटता है वो उसके कारगिल वॉर हारने और हर बार की तरह पाकिस्तान को बेइज्जती का तमाचा मारने का कारण बनता है। 3 मई 1999 गरकुण गांव के ताशी नमग्याल अपने याक को बटालिक क्षेत्र के पहाड़ों में चराने ले जाते हैं। एक याक भटक जाता है और उसे ढूंढते हुए नमग्याल को एक बर्फीली चोटी पर काले कपड़ों में कुछ लोग खुदाई करते दिखते हैं। ये देखकर उन्हें शंका होती है और वो भारतीय सेना को सूचना दे देते हैं। 2 दिन बाद 5 मई को भारतीय सेना ने जाट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके 5 साथियों को जांच के लिए भेजा। घंटों पेट्रोलिंग करने के बाद वे कुछ खास नहीं पा सके और घटना को झूठ समझने लगे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि वो उन संदिग्धों के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। जैसे ही सौरभ और उनकी टीम चोटी पर पहुंचते हैं, पाकिस्तान सेना उन्हें गोलीबारी से घेर लेती है। घंटों मुठभेड़ चलती है, लेकिन टीम के पास पर्याप्त गोलियां नहीं होती। वो बैकअप बुलाते हैं, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तानी सेना उन्हें पकड़ लेती है। बैकअप टीम उन्हें ढूंढने निकलती है, लेकिन 3-4 दिन बाद भी जब वो सब नहीं मिलते हैं तो पक्का हो जाता है कि घुसपैठ हुई है। बेस कैंप में आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। अलग अलग पेट्रोलिंग टीम बनाई जाती है और सौरभ एंड उनकी टीम को ढूंढना शुरू किया जाता है। अभी तक ये एक आए दिन होने वाली घुसपैठ लग रही थी, लेकिन 9 मई को पाकिस्तानी आर्मी भारत की तरफ ताबड़तोड़ गोले बरसाने शुरू कर देती है। अब एलओसी पर मौजूद सारी यूनिट अलर्ट हो जाती है और हमारी सेना को समझ आने लगता है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। इसी कारण सावधानी बरतते हुए हमारी सेना 10 से 15 मई के बीच एक सर्च ऑपरेशन चलाती है। इसमें जो पता चलता है वो दिल्ली तक सबके पैरों तले जमीन खिसका देता है। दरअसल पाकिस्तानी सेना के लगभग 5000 सैनिक बड़ी तादाद में आतंकवादी एलओसी क्रॉस करके कारगिल, द्रास और बटालियन के 65 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 132 ठिकानों पर कब्जा जमा चुके थे। अब इंडियन आर्मी पूरी तरह एक्शन में आ जाती है और एक ऑपरेशन शुरू करती है जिसको नाम दिया जाता है ऑपरेशन विजय। इस ऑपरेशन के तहत 15 मई से 24 मई तक इंडियन आर्मी टाइगर हिल के आसपास के इलाकों को रिकैप्चर करने की कोशिश करती है। कुछ एरिया को तो आर्मी हासिल कर लेती है, लेकिन सभी ठिकाने वापस लेना बहुत मुश्किल लग रहा था। दरअसल पाकिस्तानी समुद्र तल से 18,000 तक की हाइट पर मोर्टार, मशीन गन और बजूका जैसे हथियारों के साथ बंकर बनाकर बैठे थे, इसलिए नीचे आ रहे हमारे फौजियों से बड़ी आसानी से मुकाबला कर पा रहे थे। पाकिस्तान की मजबूत पकड़ को देखते हुए 25 मई को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, सेना प्रमुख वीपी मलिक और वायुसेना चीफ अंशुमन टिपिन्स के बीच एक मीटिंग होती है। मीटिंग में सारी सिचुएशन समझने के बाद वाजपेयी जी ऐसे प्लान को मंजूरी देते हैं जिसके सामने पाकिस्तानियों की महीनों की प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। 26 मई 1999 भारतीय वायुसेना की MiG-21, MiG-27 और जगुआर लड़ाकू विमान पाकिस्तानियों के मुख्य ठिकाने जैसे कि सप्लाई बेस और हथियारों के डिपो पे एक के बाद एक हमला करके तबाह कर देती है। अब पाकिस्तानी एक तरह से पहाड़ पे बिना राशन और हथियार के बस हमारी फौज के ही हाथों मरने का ही इंतजार करने लगते हैं। ऐसा होता भी है और हमारी सेना काफी पोस्टों पे कब्जा करने में कामयाब हो जाती है। ये सफलता तो थी, लेकिन पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक सिखाना जरूरी था कि वो दोबारा एलओसी पार करने की हिम्मत भी न करे। इसी कारण 31 मई 1999 को वाजपेयी जी ऐलान करते हैं, पाकिस्तान ने अब तक हमारी दोस्ती देखी है, लेकिन अब वो हमारा गुस्सा देखेगा। वो सेना को सिर्फ निर्देश देते हैं कि पाकिस्तान ने जो हमारे इलाकों में घुसकर कब्जा करने की कोशिश की है, उसे इस हरकत का ऐसा जवाब दो कि उन्हें सालों तक इसका पछतावा रहे। भारत दोहरी चाल चलता है। एक तरफ आर्मी ग्राउंड पर पाकिस्तानियों को खदेड़ती है,
वहीं दूसरी तरफ वाजपेयी जी इंटरनेशनल लेवल पर दबाव बनवाते हैं। दुनिया जानती थी कि पाकिस्तान ने LOC क्रॉस की है, इसी कारण G8 से लेके यूरोपियन यूनियन तक सब पाकिस्तान की निंदा करते हैं। इनको देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी नवाज शरीफ को अपनी आर्मी कारगिल से पीछे हटने को कहते हैं। अब पाकिस्तान पे दबाव बनना शुरू हो गया था और इधर हमारी आर्मी भी 9 जून तक बटालियन सेक्टर के 2 एरिया रेजर पहाड़ी और जुबर टॉप पे पाकिस्तानियों को मार भगाती है। अब तक फिर भी भारत ने पाकिस्तान को खुद से पीछे हटने का मौका दिया था, लेकिन 10 जून को कुछ ऐसा भयानक घटता है जिसके बाद पाकिस्तानियों को भारत के हाथों और कुछ नहीं, सीधा मौत मिलती है। दरअसल उस दिन लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके साथियों को जो पाकिस्तानियों ने हिरासत में लिया था, उनके शहीद किए हुए शरीर पाकिस्तान लौटा देता है। हमारे फौजी शहीद कर दिए गए थे, ये तो खुद में सबसे बड़ा दुख था ही, लेकिन पाकिस्तानियों ने हमारे फौजियों को शहीद करने से पहले उनके शरीर की शत विक्षत कर दिया था। आज हम भारतवासी ये सुनकर ही प्रतिशोध की ज्वाला से उबल रहे हैं। सोचो उस समय भारतीय सेना में बदले की कैसी भावना रही होगी। अगर नहीं सोच पा रहे तो अभी जो विक्रम बत्रा पाकिस्तानियों की रूह कंपवाएंगे उससे समझ आ जाएगा। 17 जून 1999 कारगिल डिस्ट्रिक्ट के द्रास इलाके की कुछ पहाड़ियां जैसे कि पॉइंट 5140 टाइगर हिल और पॉइंट 4875 NH1 हाईवे के बिल्कुल पास पड़ती है। इसी कारण सबसे ज्यादा पाकिस्तानी इन्हीं पर बैठे हुए थे और इन पहाड़ियों पर कब्जा करना जंग को एक ही झटके में भारत के पक्ष में कर देगा। अब पॉइंट 5140 से लगभग 800 मीटर दूर रॉकी नॉब जो तो सेना ने कैप्चर कर लिया था। अब पॉइंट 5140 की बारी थी, क्योंकि पाकिस्तानी सबसे ज्यादा अटैक भी यहीं से कर रहे थे। इस काम को अंजाम देने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार के नेतृत्व में 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को चुना जाता है। सबसे पहले एक टीम को जासूसी के लिए ऊपर भेजा जाता है। वापस आके ये टीम बताती है कि पाकिस्तानी आर्मी ने 7 बंकर बना रखे हैं। जब नीचे से ऊपर चढ़ेंगे तो पहुंचते ही सामने 2 बंकर मिलेंगे, राइट में 4 और एक बंकर लेफ्ट की तरफ बना हुआ है। इतना सुनते ही जोशी समझ जाते हैं कि सामने से हमला मौत के कुएं में खुद कूदने जैसा होगा। इसलिए जोशी 2 अलग अलग दिशाओं से हमला करने का प्लान बनाते हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जम्वाल ब्रावो कंपनी को पूर्व दिशा से कमांड करेंगे और लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा डेल्टा कंपनी को दक्षिण से लीड करेंगे। प्लानिंग में ये भी डिसाइड होता है कि रात होते ही आर्टिलरी फायरिंग शुरू कर दी जाएगी और उसके छलावे में चढ़ाई की जाएगी। 19 जून 1999 रात 8:30 बजे दोनों कंपनी चढ़ना शुरू कर देती है। पाकिस्तानियों की गोलियों से बचते हुए सुबह के 3:15 बजे जम्वाल और उनकी टीम चढ़ाई पूरी कर लेती है। पाकिस्तानी अब सिर्फ 200 मीटर दूर थे, इसलिए आर्टिलरी फायरिंग को रोक दिया जाता है। मगर जैसे ही फायरिंग रुकती है, पाकिस्तानी तुरंत चूहों की तरह अपने बिल से बाहर निकल जाते हैं और मशीन गन से हमला खोल देते हैं। जम्वाल तुरंत रेडियो से मैसेज भिजवाते हैं कि जब तक हम पाकिस्तानी सेना से 100 मीटर दूर नहीं रह जाते, आर्टिलरी फायरिंग को जारी रखो। सुबह 3:30 बजे जम्वाल की टीम चोटी के लेफ्ट से हमला खोलती है और पाकिस्तानी कुछ समझते उससे पहले ही उनके ठिकानों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसके बाद जम्वाल रेडियो पर कहते हैं ये जिसका मतलब था हमने लेफ्ट साइड से एरिया को अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन बत्रा की टीम का अभी तक कोई अता पता नहीं था। सबके मन में कुछ ख्याल पनपने लगते हैं। तभी बत्रा और टीम चोटी के पीछे से दुश्मनों पर हमला करती दिखाई देती है। पाकिस्तानी वापस हमला करने की सोचने लगते हैं। तभी बत्रा रॉकेट लॉन्चर से सीधा 3 रॉकेट दाग देते हैं। इससे पाकिस्तानियों के लिए सब धुंधला हो जाता है और हमारे फौजी पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारने लगते हैं। इसी दौरान बत्रा अपने सामने बने बंकर में ग्रेनेड फेंक देते हैं और 3 पाकिस्तानी अपने बिल से निकल बत्रा की तरफ दौड़ने लगते हैं। तीनों को अपनी तरफ आता देख घबराना तो दूर, बत्रा को अपने साथी सौरभ की दशा याद आ जाती है और वो अपनी बंदूक के आगे लगे चाकू को सबसे आगे भाग रहे पाकिस्तानी के पेट में घोंप देते हैं और पीछे बचे दोनों हमला करने के लिए हाथ उठाते हैं। तभी बत्रा दोनों के हाथों को अपने चाकू से जख्मी कर देते हैं। ये बत्रा पर वापस हमला करते उससे पहले ही हमारे बाकी फौजी दूर से निशाना लगा इन तीनों को वहीं मौत के घाट उतार देते हैं। सुबह 4:35 पर हमारी सेना पॉइंट 5140 पर झंडा लहराती है और रेडियो पर बत्रा कहते हैं ये दिल मांगे मोर। इस हमले में ब्रावो और डेल्टा दोनों में किसी भी तरह की कैजुअलिटी नहीं होती है। पॉइंट 5140 पर कब्जा करने के बाद 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को द्रास से हटाकर घुमरी में आराम करने के लिए भेज दिया जाता है। इस समय तक लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की वीरता को देखते हुए उन्हें कैप्टन के रैंक पर प्रमोट कर दिया जाता है। कुछ दिन आराम करने के बाद इस बटालियन का अगला लक्ष्य
.4875 को कैप्चर करना था। यही वो वाक्य है जो कैप्टन बत्रा को परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बत्रा बनवा देगा। 6 जुलाई 1999 बत्रा और उनकी डेल्टा कंपनी के 25 सैनिक रात के अंधेरे में हमले की शुरुआत करते हैं। इन्हें पहले से कैप्टन नागप्पा की अगुवाई में ऊपर चढ़ रही एक टुकड़ी के साथ हाथ मिलाना था और एक साथ पाकिस्तानियों को खदेड़ना था। प्लान सीधा था, सुबह की पहली रोशनी तक चोटी पर पहुंचना था और दुश्मन पर हमला करके चौकी को कब्जे में लेना था। मगर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि ये प्लान सुनने में जितना आसान लग रहा था, असल में उतना ही ज्यादा मुश्किल था। असल में .4875 की पहाड़ी 70 से 80 डिग्री तक खड़ी थी, जो इसे सीधी दीवार पे चढ़ने जैसा बना देती है। ऊपर से इस खड़ी चढ़ाई का साथ 16,000 की ऊंचाई पर चल रही ठंडी हवाएं भी पूरा दे रही थी। ये काफी नहीं था कि पाकिस्तानियों की गोली से पहले ऑक्सीजन की कमी हमारे फौजियों की जान लेने को आतुर बैठी थी। मुश्किलें इतनी तो थी कि हमारे फौजियों को बीच रास्ते में ही रोक डाले। बस मुश्किलों को ये खबर नहीं थी कि ये भारत की मिट्टी के जन्मे फौजी हैं, जो जरूरत पड़ने पर मौत की आंखों में आंखें डालकर देश सेवा पूरे किए बिना प्राण नहीं त्यागते। सुबह के करीब 3 बजे बत्रा और टीम ऊपर बैठे पाकिस्तानियों पे गोली चलाते हुए लगभग आधा पहाड़ चढ़ चुके थे। तभी उन्हें नागप्पा वाली टुकड़ी दिखाई देने लगती है, जो पहले ही 2 पाकिस्तानी बंकर खत्म हो चुकी थी। बत्रा और उनके साथियों को देखते ही नागप्पा की टुकड़ी का हौसला तुरंत बढ़ जाता है और सभी का दिमाग एक बात साफ तौर पर कह रहा था कि जल्द ही .4875 पर तिरंगा लहरा रहा होगा। बस हमारे फौजी इस बात से बेखबर थे कि एक ऐसा इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा था जो पूरे प्लान की रूपरेखा एक झटके में बदल देगा। पाकिस्तानियों के बंकर आजाद करवाने के बाद नागप्पा और उनके 2 साथी एक बंकर से चोटी पर बैठे पाकिस्तानियों पर लोहा बरसा रहे थे। इन्हें ऐसा करते कई देर हो चुकी थी, इसलिए पाकिस्तान कैसे भी कर इस बंकर को उड़ाना चाहते थे। इसी कारण अचानक एक ग्रेनेड पाकिस्तानियों की तरफ से बंकर में गिरता है और ये सीधा नागप्पा के पैरों के पास पड़ा था। अब नागप्पा बंकर से एक तरफ थे और उनके साथी दूसरी तरफ। बंकर से बाहर निकलने का जो रास्ता था वो पाकिस्तानियों के लिए क्लियर शॉट था। ग्रेनेड को फटने में करीब 4 सेकंड लगती है, शायद इतने में हम छींक ही मार पाते होंगे। इतने कम समय में भी नागप्पा को पहला विचार ये आता है कि मेरे साथियों को कुछ नहीं होना चाहिए। ग्रेनेड को अपने पास से खिसकाने की जगह उसे उठाते हैं और तुरंत पाकिस्तानियों की तरफ फेंक देते हैं। अगर किस्मत को मंजूर होता तो ये ग्रेनेड निशाने पे लगता, मगर किस्मत ने कुछ और सोचा था। ग्रेनेड बंकर की दीवार के किनारे पर लगकर वापस नागप्पा के करीब गिर जाता है। नागप्पा तुरंत छलांग लगाते हैं और उनके पैर बिल्कुल ग्रेनेड की तरफ थे। अगले ही पल एक जोर से धमाका होता है और नागप्पा के दोनों पैर देखे ना जाए इतने जख्मी हो जाते हैं। नागप्पा को तो कुछ सेकंड्स तक कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन जब उनको थोड़ा होश आता है तो वो खुद को पाकिस्तानियों से नहीं बल्कि एक आवाज से घिरा हुआ पाते हैं। अन्ना, मैं आ गया हूँ, तू चिंता मत कर। भारत का वीर सपूत कैप्टन विक्रम बत्रा पाकिस्तानियों पे अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए नागप्पा के सामने ढाल बन के खड़ा था। बत्रा का ऐसा आक्रामक रूप देख पाकिस्तानियों को समझ नहीं आता कि ये भारत का एक ही फौजी गोली चला रहा है या हम सबको खदेड़ने के लिए भारत का एक ही फौजी काफी है। बत्रा को अपने सामने खड़ा देख नागप्पा की सारी टूटी हुई उम्मीद जिंदा हो जाती है और वो जख्मी हालत में भी बंदूक उठा गोलियां चलाने लगते हैं। इसके तुरंत बाद बत्रा उन्हें पीछे जाने को कहते हैं और नागप्पा को एक फौजी बंकर से दूर ले जाने लगता है। अब इन सब में सूरज पूरा आसमान में चढ़ चुका था और पाकिस्तानियों को उनका दिल दहला देने वाले कैप्टन बत्रा साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। रोशनी होने से पाकिस्तानियों को तो फायदा था, लेकिन बत्रा के पास लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से फायर करने के रास्ते बंद हो गए थे। इसी कारण बत्रा कवर लेते हैं और इतने में बाकी साथी भी बत्रा तक पहुंच चुके थे। अचानक हमारी सेना गोलियां चलाना बंद कर देती है और इस समय तक सिर्फ एक ही बंकर बचा था। इसमें मौजूद पाकिस्तानी घबराने लगते हैं क्योंकि बत्रा अभी तक जिंदा था, जो इनके लगभग सारे बंकर खाक कर चुका था। कुछ देर के सन्नाटे के बाद पाकिस्तानियों का नरक जाने का इंतजार खत्म होता है। बत्रा और बाकी की टीम उस बंकर पे लगातार फायरिंग करती है और इतने में ही हमारी सेना के एक सैनिक यशपाल अपने रॉकेट लॉन्चर का निशाना बंकर की तरफ साधते हैं। निशाना लग ही गया था और बंकर के सही सलामत से तहस नहस होने में सिर्फ 1 सेकंड का ही अंतर बचा था। तभी पता नहीं कहां से स्नाइपर की एक गोली यशपाल के कंधे पे लगती है और वो तुरंत जमीन पे गिर जाते हैं। ये देख बत्रा तुरंत उनकी तरफ दौड़ते हैं। साथ ही एक और फौजी यशपाल की तरफ दौड़ता है। बत्रा और ये फौजी
मिलकर यशपाल को उठाते हैं और कवर की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। तभी एक बार फिर स्नाइपर चलने की आवाज आती है और इस बार गोली सीधा बत्रा की छाती पे आकर लगती है। गोली लगते ही बत्रा एक झटके में पीछे को गिर जाते हैं, लेकिन यशपाल इस समय तक कवर के पीछे पहुंच चुका था। गिरने के बाद भी बत्रा एक पल रुकते नहीं और गुस्से में अपनी AK-47 उठाकर अकेले ही पाकिस्तानियों की तरफ जाने लगते हैं। बत्रा अपनी बंदूक की सारी गोलियां तब तक पाकिस्तानियों पे दागते रहते हैं जब तक मैगजीन खाली नहीं हो जाती। उसके बाद वो पैरों के बल जमीन पे गिर जाते हैं। तभी बाकी फौजी गुस्से से बंकर की तरफ टूट पड़ते हैं। सबसे पहले स्नाइपर पोस्ट को ग्रेनेड फेंक कर खत्म कर देते हैं। उसके बाद बंकर पर धावा बोल बचे हुए पाकिस्तानियों को मारकर अपना कब्जा जमा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ बत्रा लंबी लंबी सांसें लेकर जिंदगी और मौत से जूझ रहे होते हैं, लेकिन उनका ध्यान सामने खड़ी मौत पर नहीं था। वो तो अपनी धीरे धीरे बंद हो रही आंखों से सिर्फ .4875 पे तिरंगा लहराता हुआ देखने को तरस रहे थे। जैसे ही हमारे फौजी तिरंगा लहराते हैं, बत्रा एक आखिरी बार पूरा जोर लगाकर पुकारते हैं, दुर्गा माता की जय। ऐसा कह हमारी रक्षा में भारत की मिट्टी का ये वीर सपूत 24 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देता है। कैप्टन विक्रम बत्रा और बाकी सैनिकों के बलिदान और संघर्ष की वजह से .4875 भारत के कब्जे में आ जाता है। ये कारगिल वॉर में भारत के लिए निर्णायक साबित होता है और 7 जुलाई को ये पॉइंट कैप्चर होने के एक हफ्ते बाद वाजपेयी जी घोषणा करते हैं कि ऑपरेशन विजय कामयाब हुआ। कैप्टन विक्रम बत्रा की असाधारण बहादुरी के कारण उन्हें 15 अगस्त 1999 में भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान यानी परमवीर चक्र से नवाजा जाता है। दोस्तों, कुछ इस तरह हमारे सैनिक हमारी सुरक्षा और देश की अखंडता के लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगा जाते हैं। मैं चाहता हूं कि देश के इन वीर सपूतों का बलिदान हम हमेशा अपने विचारों में अमर रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।